नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। गुरुवार को बीजापुर के जंगलों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया था, जिनके पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करना है और उस दिशा में हमारा प्रदेश काम भी कर रहा है। सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। कल बीजापुर सुकमा सीमा पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस संयुक्त ऑपरेशन में 12 नक्सली मारे गए हैं। इस सफलता के लिए मैं सुरक्षा बलों के जवानों के साहस को नमन करता हूं। में 12 नक्सली मारे गए हैं, किस तरह की कितनी बड़ी सफलता? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समूल नष्ट करना है और उस दिशा में हमारा प्रदेश भी काम कर रहा है और हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और कल ही बीजापुर और सुकमा के सरहद में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे जवानों का करीब 1800 हमारे जवान थे। उनके जॉइंट ऑपरेशन में 12 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं और इस सफलता के लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव के नाम की विधिवत घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी विनोद तावड़े ने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में विनोद तावड़े ने घोषणा की। घोषणा के बाद मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद किरण सिंह देव ने मौजूद पार्टी जनों को संबोधित करते हुए कहा, मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बस्तर के छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान आसान काम नहीं था। 60 लाख का लक्ष्य केंद्रीय नेताओं से मिला, उसे पूरा किया गया। भाजपा की यही विशेषता है, कार्यकर्ता और कार्यक्रम आधारित पार्टी है। आज का दिन ऐतिहासिक पन्नों पर लिखा जाने वाला है। मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव तक पर्यवेक्षक का काम दिया था। लगातार पिछले 2-2.5 महीनों से छत्तीसगढ़ के प्रदेश में कई बार हमारे जिलों में जाना हुआ, कई बार संभाग स्तर पर हमने हमारे चुनाव अधिकारियों के माध्यम से, जिले के पर्यवेक्षक के माध्यम से हमने चुनाव का संचालन किया। परंतु छत्तीसगढ़ प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ ही जुड़ा हुआ है और इसलिए आदरणीय विनोद तावड़े जी को एक बात कहना मैं जरूर चाहूंगा कि जिस प्रकार से चुनाव पूरा संपन्न हुआ, इसमें बूथ पर भी सर्वसम्मति से हमारे चुनाव संपन्न हुए। मंडल के चुनाव में भी किसी भी वरिष्ठ नेता का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। एक अभूतपूर्व चुनाव मंडल के निर्वाचन में स्वतंत्र रूप से संपन्न हुए। उसमें देश भर में छत्तीसगढ़ का प्रदेश का नाम लिया जाता है और अच्छे से संपन्न हुए। प्रदेश अध्यक्ष के लिए 3 नामांकन आए और 3 नामांकन को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि 3 अलग अलग नाम के होंगे, लेकिन वो तीनों नामांकन एक ही व्यक्ति के थे। उस विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा का दायित्व संभाला, फिर प्रदेश मंत्री का दायित्व संभाला, फिर महापौर मेयर का दायित्व संभाला, फिर प्रदेश मंत्री हुए, प्रदेश महामंत्री हुए और आगे चलकर पिछले 2023 से लेकर उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया और आज आप लोगों ने उनको फिर से प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया है। इसलिए अगले कार्यकाल के लिए
मैं किरण सिंह देव जी को छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के नाते घोषित करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से उनको पुष्पमाला पहनाकर उनको बधाई देता हूं। मैं नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण सिंह देव जी को अपने तरफ से और पूरी सरकार के तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हम सब लोगों ने उनकी संगठन क्षमता को देखा है। छात्र राजनीति से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करके जगदलपुर के महापौर, प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के महामंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष, आज दोबारा वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। एक लंबा अनुभव उनका संगठन में और जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम करने का रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि और पुनः आप सभी ने हमारे बस्तर से निकले हुए एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़े दायित्व से और मुझे अध्यक्ष का दायित्व यहां पर प्रदान किया गया और लगातार फिर लोकसभा के चुनाव और दक्षिण का उपचुनाव हुआ। संगठन का पर्व हमारा सदस्यता अभियान नीचे से लेकर ऊपर तक, प्राथमिक सदस्यता, सक्रिय सदस्यता, पूरा विवरण पूर्व में मिल चुका है, इसलिए संख्या की दृष्टि से मैं नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ हमारे बूथ इकाई से लेकर आज प्रदेश स्तर पर अध्यक्ष के निर्वाचन तक के कार्यक्रम में, कार्यप्रणाली में वर्ष भर और आप सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं। यह आसान काम नहीं था हमारे सदस्यता अभियान का। यहां पर अनुराग सिंह देव जी के साथ में उनकी टीम, अगर हैं तो खड़े हो जाएं, अनुराग सिंह देव जी, और उनके साथ नवीन मार्कंडे व अन्य सभी हमारे कमल गर्ग जी, सभी इन लोगों ने रात दिन परिश्रम की प्रकाष्ठा की। अध्यक्ष जी के सामने जब भाई साहब भी थे तो जब हम लोगों से लक्ष्य पूछा गया था, हमारे नितिन नवीन जी भाई साहब अजय जामवाल जी और पवन साय जी भाई साहब, हम सब गए थे कार्यशाला में, राष्ट्रीय कार्यशाला में। तो अध्यक्ष जी ने पूछा कि छत्तीसगढ़ का कितना लक्ष्य है और अभी कितने हैं चुनाव, तो हमने कहा कि 30 लाख से प्लस है। भाई साहब तो आपने कितना लक्ष्य रखा है, तो हमने कहा भाई साहब 50 लाख। तो मैं इसलिए दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष जी का कि उन्होंने विश्वास किया आप सबके ऊपर और 60 लाख का लक्ष्य प्रदान किया और आप सब ने उसको पूर्ण किया, इसके लिए बधाई। 60 लाख से ज्यादा। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद सियासी बयानबाजी जारी है। इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान सामने आया है। एक दिवसीय लोरमी दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने कवासी लखमा गिरफ्तारी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक्स ट्विटर पोस्ट पर पलटवार करते हुए शराब दुकान पर 2 काउंटर उस समय चलने के साथ ही नकली शराब की बिक्री का भी पूर्व सरकार पर आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नकली होलोग्राम लगाकर भी शराब की बिक्री उस समय हुई है। 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले में जांच के बाद दोषियों पर ईडी कार्रवाई करेगी और किन के इशारे पर कवासी लखमा हस्ताक्षर करते थे, ये भी जांच में सामने आएगा, जिसके तहत ही ईडी की टीम के द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायत चुनाव के फरवरी में ही होंगे। सरकार कोशिश करेगी कि बच्चों की पढ़ाई पर किसी तरह का व्यवधान न आए। चुनाव तो समय पर कराना ही पड़ेगा, समय पर चुनाव होगा और बच्चों की परीक्षाओं और पढ़ाई पर कोई असर न पड़े, ये भी सरकार सुनिश्चित करेगी। शराब घोटाले का जहाँ तक विषय है, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, गली-गली के लोग इस बात को जानते थे कि शराब दुकानों में 2 काउंटर चलता है, नकली शराब भी बिक रहा था, नकली होलोग्राम लगा के शराब बिक रहा था। तो आईटी को कैसे पता नहीं चलता, कैसे ईडी को पता नहीं चलता, और आईडी और ईडी को पता चला, उन्होंने जांच की। ईडी की कार्यवाही 2022 से चल रही है, कई इससे जुड़े हुए लोग गिरफ्तार हुए हैं और ईडी आगे बढ़ रही है जांच में। और जांच में ईडी ने पहले कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया, 2 बार बुलाया, और पूछताछ में जो तथ्य और साक्ष्य ईडी के पास आए होंगे उसके आधार पर ये गिरफ्तारी है। ये जो भूपेश बघेल जी का आरोप है वो निराधार और बेबुनियाद है।
प्रवासी लखमा जी बोल रहे हैं मुझे तो हस्ताक्षर करने कहा जाता था, मैं कर देता था। इसके पीछे कौन था ये भी बाहर निकल के आएगा। कौन उनको दस्तखत करने पर बाध्य करते थे यह भी निकल कर आएगा। दस्तखत किया है मंत्री के रूप में, जवाबदारी तो बनेगी ही। और इसलिए ये शराब घोटाले 2000 करोड़ रुपए से अधिक का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे निश्चित रूप से ईडी उस पर कार्यवाही करेगी। ईडी एक राष्ट्रीय जांच करने वाली संस्था है जो जांच कर रही है, जांच के आधार पर कार्रवाई हो रही है। वस्तुतः मैं तो आज लोरमी शहर में चल रहे विकास कामों का निरीक्षण करने के लिए निकला हूं। इस दौरान अनेक कामों का भूमि पूजन करने का अवसर भी मिल रहा है। कुलसा घाट में सीसी रोड के निर्माण का भूमि पूजन किया है। यहाँ पर ये हाई स्कूल का मैदान, प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हो इसके लिए 19 लाख रुपए के काम स्वीकृत हुए हैं, उसका भूमि पूजन किया है। हाई स्कूल में बाउंड्री वॉल का निर्माण हो इसके लिए 25 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृति मिली है। सीसी रोड के कई निर्माण के काम है जिसका भूमि पूजन किया है। तो आज लोरमी के विकास कामों के लिए लोरमी में आया हूँ। काम जो चल रहे हैं उसका निरीक्षण कर रहा हूँ, जो स्वीकृत काम है उसके भूमि पूजन कर रहा हूँ। पिछले एक साल में लोरमी में 53 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति मिली है जिसका विकास का काम तेज गति से चल रहा है। लोरमी शहर के हर वार्ड में विकास के काम हो रहे हैं। वर्षों से उपेक्षित रहा है लोरमी, अब तेज गति से लोरमी विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजापुर के पुतकेल में हुए माओवादी हमले में घायल हुए 2 बहादुर जवानों से रायपुर के अस्पताल में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना और उनसे बात कर हौसला बढ़ाया। संबंधित डॉक्टरों और अधिकारियों से इलाज की जानकारी ली। घायल जवानों से मिलने के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि दोनों जवान अब स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं। एक असम से है और दूसरा लद्दाख से है। उन्होंने अपने परिवारों से बात भी की है, मैंने भी उनसे बात की है। एक जवान के पैर में चोट लगी है और डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे और दूसरे जवान की आंख में चोट लगी है और कल उनका ऑपरेशन हुआ है। ये एक कठिन क्षेत्र था और जवानों द्वारा एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। दोनों ही जवान स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं। एक असम से हैं और एक लद्दाख से हैं और मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही दोनों पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। इनके घर पर भी बात हो गई है, मैंने भी इनसे बात की, उनको पूरा विश्वास है। हालांकि एक जवान के पैर में बड़ी गंभीर चोट है लेकिन पैर ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब ने बताया है। एक जवान की आंख में बड़ी गंभीर चोट है, कल ऑपरेशन हो गया है और अब वो स्थिति स्पष्ट होगी। आज 12 नक्सली मारे गए हैं तेलंगाना बीजापुर सुकमा वगैरह। जी, 12 नक्सली मारे गए हैं। ये हार्डकोर एरिया है जहां पर ये नक्सली मारे गए हैं। ये बड़ा ऑपरेशन था जवानों का। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और कैबिनेट मंत्री सलीम राज अपने दौरे के कार्यक्रम के तहत दुर्ग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मस्जिद दरगाह के कामकाज को देखा और ऑडिट रिपोर्ट देखे जाने की बात कही। इस दौरान मुस्लिम समाज के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और कैबिनेट मंत्री सलीम राज दुर्ग दौरे कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान भाजपा के मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। दरगाह में बुलाया और जो इज्जत बख्शी उसके लिए कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सलीम राज ने वक्फ बोर्ड से संबंधित मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह का निरीक्षण किया और कहीं चल रहे और कहीं रुके हुए कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह के आस्थाने पर हाजिरी पेश की और हिंदुस्तान में अमन चैन की खुशहाली की कामना की। शहर में मस्जिद और कब्रिस्तान के निरीक्षण के बाद दरगाह पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने दरगाह तामीर कार्य पर नजर डाली और मीडिया से पूछे सवालों में दरगाह तामीर कार्य विगत वर्षों से अभी तक आधा अधूरा और जामा मस्जिद की मीनार को तोड़े जाने पर पूछे सवाल पर उन्होंने इसके ऑडिट रिपोर्ट जल्द मंगवाए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि जहां कहीं भी वक्फ की संपत्ति पर अवैध निर्माण और कब्जा पाया जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मीडिया ने दरगाह की एडहॉक कमेटी के कार्य प्रणाली पर सवाल किए, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा हर जिले में निरीक्षण किया जा रहा है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी से कैसा अतिक्रमण हटे और वक्फ बोर्ड की कैसी आमदनी बढ़े और कैसा समाज का उत्थान हो पाए। इसके लिए लगातार दौरा जारी है और लगातार जो अतिक्रमणधारी है उनको हटाने की भी कार्रवाई वक्फ बोर्ड के द्वारा की जा रही है। माननीय सदस्य महोदय हमारे जो है दुर्ग के प्रभारी फिरोज चच्चा भी है और पूरा वक्फ बोर्ड की टीम साथ में चल रही है। नहीं, पहले इसका ऑडिट की रिपोर्ट देख लिया जाए और वास्तविकता जो कमेटी है उसका कितना कार्यकाल बचा है और इसकी इनकम ऑफ सोर्स कितनी है और उसके ऊपर कितना खर्चा किया गया है। ऑडिट होने के बाद ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जामा मस्जिद के मुतवल्ली भी साथ में है, उनसे चर्चा करने के बाद ही आपको बता पाऊँगा क्या स्थिति है। क्योंकि पूर्व मुतवल्ली साहब बोल रहे थे ये उसकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी, तो जर्जर होने के कारण ऐसा किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया। मैं जानकारी पूरी ले लेता हूँ और वास्तविकता क्या है, क्योंकि बता दी कि कलेक्टर महोदय ने भी पत्र जारी किया था कि बहुत जर्जर हो चुका है, उसके कारण ऐसी कार्रवाई की गई। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ थम गई है। मुठभेड़ के बाद जवान मारे गए नक्सलियों का शव लेकर जिला मुख्यालय लौटे। वहां पर जवानों का विजेताओं की तरह स्वागत किया गया। बता दें कि गुरुवार को नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में जवानों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया।
अब वे शवों को लेकर वापस जिला मुख्यालय लौटे। बीजापुर में उनका विजेताओं की तरह स्वागत किया गया। एसपी कमलोचन कश्यप, एसपी बीजापुर जितेंद्र यादव और एसपी दंतेवाड़ा गौरव राय ने जवानों का स्वागत किया है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर जिस तरह प्रशासन ने व्यवस्था को लेकर गंभीरता बरती है, वहीं भाजपा की छवि खराब करने में जुटे जमीनी अमला इस पर पलीता लगाने कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, जिसका एक मामला धमदा धान खरीदी केंद्र का सामने आया हुआ है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर जहां जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था सुधारने की कवायद की गई है, मैदानी अमला इस पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। किसानों में अधिक धान तौल की शिकायत के बाद अब धमदा धान खरीदी केंद्र में हमालों द्वारा धान तौलने के लिए पैसे मांगे जाने का मामला सामने आया है। तौर से 50 रुपये ली से और पर्ची कटिए कर पहले है 50 तो सबसे लेते हैं हम सबसे भैया नहीं दे बेटी पर पर्ची नहीं दे देती धर के चल देती गांव किसान ये धुलावत बैठा बगैर पैसा दे काम नहीं होगा। कौन सा सोसाइटी कौन से रही है, कौन से खरीदी केंद्र आ रही है? धमधा। आपको बता दें, इससे किसान परेशान हो रहे हैं। समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी के तहत उपार्जन केंद्रों में किसानों के धान की तौलाई, भराई और सिलाई का कार्य कर्मचारियों द्वारा निःशुल्क किया जाता है, जिसके लिए किसानों को किसी प्रकार की राशि देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन धान खरीदी केंद्रों में इसके लिए 5 से 10 रुपए प्रति बोरे के हिसाब से लिया जा रहा है, वरना पैसा नहीं मिलने पर काम अटका दिया जा रहा है। मतलब के बाद कट्टा पीछे हमन कट्टा पीछे नहीं लन जत देते वही महीना के हिसाब से लेते। तो तुम्हें पेमेंट मिलता क्या? पेमेंट मिलता नहीं तो पैसा कौन बोला तुम्हारा लेबर? कितना है वजन इसमें? 800 लेते हो 700। इसमें वजन कितना है? 140 170। कौन बोला लेने के लिए? नहीं सर गलत हो गया। प्रबंधक बोला है? नहीं 140 है ना? देख रहा हूं सर। किसान कौन है, आप हो? कौन बोला लेने के लिए 140? बताना चाहेंगे, जल्दी काम कराने के चक्कर में किसान पैसे भी दे रहे हैं। इस बात का खुलासा किसान खुद कर रहे हैं। इस मामले पर समिति प्रबंधक अजय ताम्रकार से प्रतिक्रिया मांगी गई, लेकिन वे सीधा बाइट देने से साफ मना कर दिया। इससे ये स्पष्ट होता है कि समिति प्रबंधक के साए में ही सारी चीज हो रही है, जिससे मौजूद भाजपा सरकार की छवि धूमिल किए जाने की कोशिश की जा रही है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जशपुर जिले की पत्थलगांव थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को भगाने वाले आरोपी को नई दिल्ली से हिरासत में लेकर नाबालिग लड़की को बरामद किया है। वहीं पुलिस ने लड़की को सकुशल परिजनों को सौंप भी दिया। पत्थलगांव एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल ने बताया कि आरोपी कोरबा निवासी जमीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास उसे दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना पत्थलगांव क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 11/6/2023 को पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिग पुत्री को कोई अपहरित करके ले गया है, जिस पर पुलिस के द्वारा संजीदगी से अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अपहृता तथा अभियुक्त दिल्ली में है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तत्काल टीम का निर्माण किया गया और वहां से अपहृता को तथा अभियुक्त को बरामद किया गया है। अभियुक्त का नाम जमीर आलम, जो कि जमनी पाली पठान बस्ती जिला कोरबा का रहने वाला है। उसके विरुद्ध 363, 366, 376 2 भारतीय दंड संहिता और 64(2) तथा 69 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध सबूत पाए जाने से उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है तथा अपहृता को उसके परिजनों को सुपुर्दनामे पे दिया गया है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।